देखो जरा, यहाँ पर एक प्रिज्म है, ठीक। अब इस प्रिज्म में देखो, यहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है, ठीक। एक रे ऑफ लाइट है जो इस पॉइंट से क्या कर रही है, एंटर कर रही है। रे ऑफ लाइट यहाँ से एंटर कर रही है और ये पूरा एंगल उसने कितना बना लिया, ये हो गया उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको मैंने नाम क्या दे दिया बेटा, एंगल आई। ये क्या हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस रे को जाना कुछ ऐसे था, ये जो तुम डॉटेड पाथ देख रहे हो, ये डॉटेड पाथ ये बता रहा है कि इस इंसिडेंट रे को जाना ऐसे था, लेकिन ग्लास प्रिज्म रखने की वजह से ये कुछ इस पॉइंट पे पहुंच गई। जाती ऐसे पर बेंड होकर यहां पहुंच गई, ठीक है। अब जरा गौर करो, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है पूरा, तो ये पूरा भी किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। सिर्फ बेसिक चीज है जो आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ रखा होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। रे ऑफ लाइट यहां पर आई, अब मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे उसने प्रिज्म पे स्ट्राइक किया, मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा, मैं ड्रॉ कर दूंगा नॉर्मल। तो मैंने क्या ड्रॉ कर दी बेटा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी एक नॉर्मल, ठीक। अब मैं रेयरर मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा हूं बेटा, डेंसर मीडियम में। मैं कहां जा रहा हूं, रेयरर मीडियम से जा रहा हूं डेंसर मीडियम में। तो जब मैं रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाऊंगा, तो जो बेंडिंग होगी वो कैसे होगी, बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। हम क्या होंगे, नॉर्मल के नजदीक जा रहे हैं। तो ये लाइट यहां से बेंड हुई और कुछ इस तरीके से लाइट आगे ट्रेवल कर रही है। ये मान लिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, इसको मैंने कहा कि ये मेरा हो गया एंगल R1, ठीक। इतना क्लियर। अभी मैंने कहा था कि ये जो पूरा एंगल है ये आई के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्या कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अगर ये पूरा एंगल आई है तो ये भी पूरा क्या होगा, आई होगा। इतना पार्ट मैंने निकाल दिया, ये कौन सा पार्ट बन गया, R1। तो ये जो बचा हुआ पार्ट ये क्या बन जाएगा, I माइनस R1। अगर ये इतना पार्ट मैंने R1 निकाल दिया तो ये बचा हुआ पार्ट क्या बन जाएगा, I माइनस R1। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से ये रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, अब पीछे का पार्ट भूल जाओ। अब ये रे ऑफ लाइट डेंसर से कहां जा रही है, ये रे ऑफ लाइट जा रही है डेंसर मीडियम से कौन से मीडियम में, रेयरर मीडियम में। जब डेंसर से रेयरर में गए तो फिर से वही काम। अब यहां से रे ऑफ लाइट को बाहर निकलना है, यानी कि दूसरे मीडियम में एंटर करना है, तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। अब हमें यह पता है कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो उसकी बेंडिंग कैसे होती है, उसकी बेंडिंग होती है नॉर्मल से अवे। वो नॉर्मल से कहां भागती है, दूर भागती है। तो यहां पे रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, नॉर्मल से दूर भाग रही है। एक्चुअल में उसको जाना कुछ ऐसे था, लेकिन ये क्या कर रही है, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होकर कुछ इस तरीके से बाहर आ रही है। अब इस एंगल को मैंने नाम दिया है एंगल ऑफ इमरजेंस। ये क्या हो गया मेरा, एंगल ऑफ इमरजेंस। फिर से वही कॉन्सेप्ट, अगर ये पूरा एंगल ई है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा बेटा तुम्हारा हो जाएगा एंगल ई के बराबर। तो अगर इतना पार्ट R2 है तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, E माइनस R2। अब जरा गौर करो, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, ठीक। ये I माइनस R1, E माइनस R2, R1 और R2। इतनी चीजों के बाद जरा ध्यान दो, तुम्हें एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा होगा PQRS। गौर करो, ये रहा तुम्हारा P पॉइंट, ये रहा तुम्हारा Q पॉइंट, R पॉइंट और S पॉइंट। ये क्या बन रहा है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें एक चीज पता है कि क्वाड्रिलेटरल का जो सम ऑफ एंगल होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो जरा देखो, ये तो तुम्हारा एंगल ए हो गया, यहाँ पे क्या लिख दिया, एंगल ए। ये तो नॉर्मल था, तो ये पूरा एंगल कितना था, 90, और ये पूरा एंगल भी कितना था, 90। तो 90 और 90 हो गया। सर ये एंगल कैसे आया, तो बेटा जरा ध्यान दो, तुम्हें एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल QSR। ये तुम्हें जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल होता है कितना, 180। तुम्हें दो एंगल दे रखे हैं, एक R1 और एक R2। तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, 180 में से R1 और R2 को क्या कर दो, अलग कर दो। जो बचेगा वो क्या होगा, तुम्हारा तीसरा एंगल होगा। तो तीसरे एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस R1 प्लस R2। इस ट्राइंगल का ये एंगल किसके अंदर आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहा है। तो हमारा चौथा एंगल क्या बन गया, 180 माइनस R1 प्लस R2। अब एक बड़ी ही सिंपल मैथमेटिक्स करने के बाद यहां से निकलता है कि जो एंगल ए है वो किसके बराबर आ रहा है, R1 और R2 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है बेटा, R1 और R2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं अपनी कि हमारी पहली इक्वेशन है। अब जरा ध्यान दो, तुम्हें एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट D, Q और S, ये ट्राइंगल है बेटा DQS। ट्राइंगल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर। ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो बेटा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है ये तुम्हारा क्या, डेविएशन। किसके बराबर है,
तो बराबर इसके दो ऑपोजिट इंटीरियर के, तो एक इंटीरियर का क्या है i माइनस आर वन और दूसरा इंटीरियर का क्या है e माइनस आर टू। तो यहां पे लिखा गया है कि एक्सटीरियर एंगल d किसके बराबर है i माइनस आर वन एक एंगल और e माइनस आर टू ये कौन सा हो गया दूसरा एंगल। तो डेल्टा की वैल्यू यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो निकल के आती है i प्लस ई और माइनस क्या आर वन प्लस आर टू। ये हमारी मेन इक्वेशन है क्या कि डेल्टा की वैल्यू निकले कितने ही हमारी i प्लस ई माइनस क्या आर वन प्लस आर टू। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि ये आर वन और आर टू किसके इक्वल थे, ये आर वन और आर टू इक्वल टू थे किसके एंगल ऑफ प्रिज्म के। तो जरा ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो डेल्टा की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई i प्लस ई माइनस क्या a। ये दो इक्वेशन ही ऐसे हैं जो तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हारी पूरी प्रिज्म की डेरिवेशन इसके साथ खत्म होती है। अब एक चीज और देखने वाली है, जो एक पार्ट इसका बचता है उसको मैंने फैक्टर्स में कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको इसके साथ कवर करने में ज्यादा मजा आएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका डेविएशन पे क्या असर होता है, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। रिलेशन नहीं होने का मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों ही है। ये पहले क्या होता है जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया डेविएशन कम हुआ, और बढ़ाया डेविएशन और कम हुआ। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब उस समय डेविएशन क्या होती है मिनिमम होती है। उस समय क्या होता है बेटा डेविएशन एकदम मिनिमम होती है। और उस पॉइंट के आगे अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से आप देखेंगे कि डेविएशन क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। यानी कि हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते कि एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके एंगल ऑफ डेविएशन के। तो आज जरा देखते हैं उसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। अब जरा ये चीज नोटिस करो, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर लिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ डेविएशन को मैंने प्लॉट किया है वाई एक्सिस पे। जरा गौर करो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस में बढ़ा रहा था इनिशियली तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा था डिप कर रहा था, डिप कर रहा है। ग्राफ यहाँ क्या कर रहा है डिप कर रहा है, जो मुझे ये बता रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है घट रहा है। एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए गौर करना, यहां पर ग्राफ जैसे आया यहां से ग्राफ ने क्या लिया, यहां से ग्राफ ऊपर की तरफ भागने लगा। ग्राफ क्या कर रहा है यहां से ऊपर की तरफ भाग रहा है। एक स्पेसिफिक पॉइंट ऐसा आया होगा, यानी किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या रहा होगा डेविएशन मिनिमम रही होगी। फिर समझो इस बात को, किसी एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या रहा होगा डेविएशन मिनिमम रही होगी। जैसे मान लो अगर यहां पे अज्यूम कर लिया 60, तो सिर्फ 60 डिग्री के लिए क्या रहा होगा डेविएशन मिनिमम रही होगी। सबके लिए नहीं, तुम ये नहीं कहो सर 61 के लिए भी होगी 62 के लिए भी होगी, नहीं, सिर्फ किसी एक एंगल के लिए। एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है सिर्फ किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि यहां मैं 42 लिख रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ 42 डिग्री के लिए क्या होगा इसकी वैल्यू मिनिमम कही जाएगी। उसके बाद क्या होगा इसकी वैल्यू यहां से बढ़ना शुरू होती है। कुछ इस तरीके से काम करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन। ये बात बेटा सबको क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि एग्जाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसको समझ लो बस। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये पार्ट अगर आपको क्लियर है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अभी हम लोगों ने निकाला था कि जो डेविएशन होता है वो i प्लस ई माइनस ए के इक्वल होता है। अब मैं तुम्हें पहले बता देता हूं कि जब भी मिनिमम डेविएशन होगा तुम ऑब्जर्व करोगे कि हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो किसके बराबर होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा। जो तुम्हारा R1 होगा वो किसके बराबर होगा R2 के बराबर होगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इस i प्लस ई को मैं पूरा क्या मान लेता हूं, मैंने इस i प्लस ई को क्या मान लिया है कुछ i नाम दे दिया है। तो i प्लस ई की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया i, तो ये i प्लस आई कितना हो गया 2i माइनस क्या a। कब जब डेविएशन कैसा होगा मेरा मिनिमम डेविएशन होगा। तो यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या आ गई डेल्टा मिन प्लस a बाय 2। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा इंसिडेंस एंगल की डेल्टा मिन प्लस a बाय 2। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए क्या करना है, तो सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके इक्वल था, तो सर एंगल ऑफ प्रिज्म था R1 प्लस R2 के इक्वल। तो मैंने R1 R2 को मिला के क्या मान लिया कि ये R के बराबर है। तो एंगल A की वैल्यू 2R के बराबर हुई, तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ गई एंगल A बाय 2। ठीक, अब हमारा सबसे पहला काम होगा कि अगर हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है, हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू है, तो बस साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल होता है म्यू के। ये म्यू किसका है
ये म्यू है प्रिज्म का, ये म्यू किसका है बेटा, ये म्यू है प्रिज्म का। ठीक, वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। साइन आई, आई यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा मिन प्लस ए बाय टू। तो साइन ऑफ डेल्टा मिन प्लस ए बाय टू अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसके इक्वल था, एंगल ए बाय टू। तो साइन ऑफ ए बाय टू किसके बराबर हो गया, म्यू के बराबर हो गया। अब हम इसका साइन निकालने नहीं बैठेंगे, क्यों, देखो देखो बेटा, सिंपल सी चीज ये याद रखो कि जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है, तो उस समय साइन थीटा लगभग लगभग थीटा के ही बराबर हो जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि एकदम उसके बराबर होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है, मैंने किसका साइन लगाया है, इक्विवेलेंट का, कि जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो साइन थीटा लगभग लगभग किसके बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां से आ गया डेल्टा मिन प्लस ए बाय टू अपॉन ए बाय टू किसके बराबर हो गया बेटा, म्यू के बराबर हो गया। यहां से म्यू की वैल्यू निकाल ली मैंने कितनी, डेल्टा मिन प्लस ए